नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं, तरह तरह की चाय पीने की आपकी आदत है, मसाला टी, इलायची वाली चाय, कड़क चाय, अदरक वाली चाय, और अगर आप जयपुर कभी आए हों तो टपरी का नाम शायद आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अगली बार जब जयपुर आएँ तो टपरी ज़रूर आएँ। मैं आज आया हूँ टपरी। मैं जब भी जयपुर आता हूँ, हालांकि ये नया ठिकाना, नया ठीहा दिखा एक सेंट्रल पार्क के पास है, जहाँ मैं कई बार रूफ टॉप पर चाय का आनंद लेने, लुत्फ़ लेने अपने साथियों के साथ आया हूँ। आज पता चला टपरी का एक नया ठिकाना है, वहाँ आया। लेकिन मकसद सिर्फ चाय पीना नहीं है। इस मौसम में जब चुनाव के प्रचार के सारे तरीके इस्तेमाल करके जब प्रचार थम चुका है और जब वोटिंग में चंद घंटे बाकी हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ कुछ पत्रकार दोस्तों के साथ, पत्रकार विश्लेषकों के साथ, ये जानने समझने कि राजनीति के सारे पहलू, सारे हथकंडे, साम दाम दंड भेद सियासी चुनावी राजनीति के जब इस्तेमाल हो गए, जब वोटिंग में चंद घंटे बचे हों, तब राजस्थान की चुनावी राजनीति का अंजाम या चुनावी राजनीति की दिशा क्या दिख रही है जब कल वोटिंग है। तो यहाँ कुछ पत्रकार मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अलग अलग अखबारों, मीडिया हाउस में जिनका रिश्ता रहा है, उन सबसे आपको परिचय कराता हूँ। चाय भी पियेंगे और चाय पर यहाँ हम चर्चा भी करेंगे। और चाय पर चर्चा का एक सिलसिला कुछ सालों से शुरू हुआ है, पत्रकारों वाली चर्चा। तो अब मैं परिचय कराता हूँ आपका जो हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे जो दर्शक हैं, अविनाश कल्ला जी को लगातार देख रहे होंगे। जब मैं जयपुर 3-4 बार आया, हर बार बात की राजनीति के साथ साथ, चुनावी राजनीति के साथ साथ संभावित नतीजों के बारे में, आकलन समीकरण के बारे में। हमारे साथ हैं नवीन चौधरी साहब, हैं तो उपन्यासकार, लेकिन राजनीति में इनकी खासी दिलचस्पी है। आंकड़ों पर गौर करते हैं और राजनीति के उस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं जो चुनाव को प्रभावित करता है, जिसमें जातीय राजनीति हो, अलग अलग ज़िलों की कोई राजनीति हो। तो कुछ इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे। एक ख़ास मेहमान है जो मैं बहुत दिन से चाहता था इनको अपने शो में लाना, इनसे बातचीत करना। मुकेश माथुर, यंग हैं, युवा हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम भी हैं, और स्टेट एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। और मैं दिल्ली में रहकर भी दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर कई बार जो सियासी हलचल के बारे में इनकी जो टिप्पणियाँ होती हैं वो मैं पढ़ता हूँ, भाषा शैली के स्तर को समझने के लिए, और ऐसे भी राजनीति को जिस बारीकी के साथ ये समझते हुए विश्लेषण करते हैं। साथ में हमारे अश्विनी पारीक साहब हैं जो ब्यूरो चीफ हैं ईटीवी भारत के, और राजस्थान में लंबे समय से हैं। अब चूँकि राजस्थान का जिक्र शायद इस तरह से पत्रकारों के साथ चुनाव वोटिंग से पहले आखिरी बार कर रहा हूँ। जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अगर देखें तो अगले दिन वोटिंग है, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तब चंद ही घंटे, एक रात का फासला होगा वोटिंग से पहले। तो समझने की कोशिश कि जहाँ से चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव प्रचार शुरू हुआ था करीब करीब 2 महीने पहले, और आज जब चुनाव प्रचार थम चुका, कल ही थम चुका, तब, और आज जब अखबारों में विज्ञापन है, क्या दिशा बदली है। और जब जो आकलन कयास 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 20 दिन पहले लगाए जा रहे थे, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है, कोई परिस्थिति ऐसी बदली है, कुछ जुड़ा घटा है जिससे चुनाव के नतीजों के लिए विश्लेषण के पैमाने में कोई बदलाव हुआ है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं मुकेश जी से, चूँकि पहली बार हमारे साथ बैठे हैं। मुकेश जी, हम लोग लगातार बात करते रहे, मैं बहुत घूमा राजस्थान, आपने भी देखा होगा। आज के अखबारों के विज्ञापन को अगर देखें, जैसे ये दैनिक भास्कर आपका ही अखबार है, आज के अखबार में चिरंजीवी, अब ये पोस्टर की तरह छपा है। चिरंजीवी एक योजना है जो दर्शक सब जानते होंगे। चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत की, जो अशोक गहलोत के मुताबिक गेम चेंजर योजना है। अगर सरकार आती है तो सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी है। ऐसे बहुत सारी योजना है, लेकिन पोस्टर देखेंगे एकदम फिल्मी है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, और नीचे 2-3 किरदार और किसी हॉस्पिटल का ये बेड पर मरीज जिनका चिरंजीवी बीमा योजना के तहत इलाज होता होगा वो। और बाकी सारे अखबारों में बीजेपी के दावों वाले, खुशहाल राजस्थान बनाएंगे, भाजपा को लाएंगे, वो विज्ञापनों की फितरत भी कल से बदली है। कल के अखबार में विज्ञापन, सारे अखबार में इस तरह से था कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या बंद हो जाएगा। जिसमें गलत वोट पड़ा तो चिरंजीवी बंद हो जाएगा, ओपीएस बंद हो जाएगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी का विज्ञापन कल तक जो था, जो आज नहीं दिखा, जो सीरियल ब्लास्ट के आरोपी बरी कर दिए गए, करौली में शोभा यात्रा पर पथराव और कन्हैया लाल, ये सब तमाम, तो ये सब विज्ञापनों में भी चीज़ें बदली है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में बीते 3 दिनों में राजेश पायलट का जिक्र, गुजर का जिक्र, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे लगता है कुछ हलचल 4-5 दिनों में हुई है जो बीते 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते की हलचल से अलग है। अब बिना सवाल के क्या देखते हैं आप
2 महीने के अगर चुनाव के कैंपेन को लेते हुए यहाँ तक देखें, जब कैंपेन बंद हो गया, जब वोटिंग में चंद घंटे बाकी है, क्या कुछ बदलता दिख रहा है? जब मतदान की तारीख घोषित हुई थी और तभी से चीज़ें धीरे धीरे इवोल्व हो रही थी, सारे इश्यूज ये वो सारी चीज़ें। पर फिर भी आखिरी जो 48 घंटे हैं उसमें जो संकेत मिलते हैं वो बताते हैं कि भाई राजस्थान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, किसको क्या कहाँ एज मिल सकता है, कौन किस चीज़ पे दांव खेल रहा है। तो पिछले 48 घंटे में जो घटनाएं हुई, जो घटा, जो कहा गया, जो आप अखबारों की तरफ संकेत कर रहे हैं, जो प्रचार माध्यमों में दिखा, प्रचार में दिखा, वो चीज़ें ही मुझे लगता है सबसे क्रूशल हो गई है आखिरी 48 घंटों में। जैसे राजेश पायलट आए अचानक राजस्थान की राजनीति में, पिछले काफ़ी समय बाद एकदम से राजेश पायलट फिर से आए, और एक बार नहीं, मोदी जी ने 2 सभाओं में इसका उल्लेख किया। पहली बार किया, उसके बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, अशोक गहलोत ने उस पर रिएक्ट किया। फिर मोदी जी ने अगली सभा में कहा कि देखिए मेरा राजेश पायलट जी का नाम लेते ही कैसे चारों तरफ ये हो गया, सब कुछ हो गया वगैरह। तो इसका क्या संकेत है? इसका संकेत ये है कि पूर्वी राजस्थान गुर्जर बाहुल्य इलाके एकदम से महत्वपूर्ण हो गए हैं। भाजपा को लग रहा है जिन 34 सीटों पे गुर्जर सीधे सीधे चीज़ें प्रभावित करते हैं, वो हमारे लिए वहाँ से बदलाव की दिशा तय होगी। तो ये एक चीज़ हो गई। पिछले 48 घंटों में गुर्जर इस फैक्टर के अलावा और क्या चीज़ें हुई? ये हुई कि भाजपा ने एकदम आक्रामक तरीके से कहा कि राजस्थान की 5 साल में दुर्दशा हो गई, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं पे अत्याचार और ये सब। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। तीसरी चीज़ जो पिछले 48 घंटे में हुई, कांग्रेस ने बार बार हैमरिंग कर के बताया कि अगर आप कांग्रेस को नहीं लाते हैं तो हमारी सारी योजनाएं, हमारी सारी फ्रीबीज सब बंद हो जाएगी। तो ये बड़ी चीज़ें रही। तो पिछले 48 घंटों में बहुत सारे संकेत हमें मिले हैं। अब चूंकि वक्त कम है वोटिंग में, तो सबकी दिलचस्पी होगी क्रक्स कि क्या देख रहे हैं, क्या संभावित नतीजे देख रहे हैं, और वोटिंग के बाद नतीजे आने में कुछ दिनों का फासला होगा। 3 दिसंबर को सबको पता चल गया, लेकिन दिशा क्या दिख रही है उस पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार सबसे बात कर लेते हैं कि मुद्दों में बदलाव क्या हुआ आपके हिसाब से। जैसे अगर हम 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, हालांकि 3 हफ्ते पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कन्हैया लाल का जिक्र शुरू हुआ, अमित शाह की तरफ से 1 महीने पहले आ गया, हेमंत बिस्वा आए, योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन 48 घंटे में गुर्जर का जिक्र, राजेश पायलट का जिक्र, सचिन पायलट के साथ नाइंसाफियों का जिक्र, और ये कहना कि वो राजेश पायलट का बेटा था इसलिए उसको गद्दार कर दिया, ये सब कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मोदी चिंता कर रहे हैं सचिन पायलट की। दरअसल वो उस वोट बैंक को एड्रेस करना चाह रहे हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले कि आपको सचिन पायलट की इतनी चिंता है तो वसुंधरा को भी तो आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल के 5 साल रखा। अपनी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं, सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे की चिंता कर रहे हैं। लेकिन मोदी का जो लास्ट जो कैंपेन में ये सब कहना है, ये क्या संकेत देता है? सर, गुर्जर वोट की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में सचिन पायलट का चेहरा सामने आने की वजह से गुर्जर वोट जो है बीजेपी को मिला नहीं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि गुर्जर वोट जो है बीजेपी के हैं। अगर हम यहाँ पे 2013 का आंकड़ा देखें तो बीजेपी ने 10 गुर्जर टिकट दिए थे और कांग्रेस ने 12, जबकि बीजेपी के 8, 80% यहाँ पर जीत गए, कांग्रेस के 25% ही जीते थे। 18 में आप ये प्रभाव देखें सचिन पायलट का कि बीजेपी के 9 में से 1 भी नहीं जीता, वहीं कांग्रेस के 12 में से 7 जीत गए थे। तो गुर्जर वोट जो है वो सिर्फ सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर वो इस बार 50-50 भी होता है तो बीजेपी को एक परसेंटेज के अंदर, वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस आने की उम्मीद रखती है। और चूंकि अभी भी वो मार्जिन से जो है बहुमत से सिर्फ 28 सीट पीछे हैं, तो उनको लगता है कि ये कुछ वोट हमारी तरफ आए तो फर्क आएगा। एक और एंगल है जो राजपूत वोटों का है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ मोदी के इस कैंपेन में 3 दिन में ये 2 रैली में ये कहना, ये बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या संकेत है? ये क्यों आ गए मोदी गुर्जर पर और राजेश पायलट और सचिन पायलट पर? इसमें वोटिंग परसेंटेज पूरा क्लियर कट, क्योंकि गुर्जरों के एक वर्ग को, आप चूंकि काफ़ी घूमे हैं और जो हम घूमे हैं, गुर्जरों के एक वर्ग को लगने लगा है कि इस बार अगर अशोक गहलोत कांग्रेस फिर से जीतती है तो सचिन पायलट का नंबर नहीं आएगा। वहीं कुछ उम्मीद अभी भी बांधे हुए हैं। तो ये जो एक संदेह है कि अगर कांग्रेस जीती और अशोक गहलोत फिर से पायलट को नहीं बनने देंगे,
इस संदेह के मेरे विचार से मोदी जो है उसके ऊपर बैंक ऑन करना चाहते हैं। वो उनको बार बार हैमर करना चाहते हैं कि गुर्जरों के साथ अन्याय हुआ है। 2018 में जो गुर्जरों के साथ गोलीबारी की घटना, जिसके आधार पर उन्होंने अशोक गहलोत जी ने पिछली बार पूरा कैंपेन रन किया था, उसको कहीं ना कहीं अब वो लोग भूलना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो गुर्जर वोट के ऊपर वो भरोसा लाके फिर से बीजेपी के फोल्ड में लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 50% गुर्जर वोट भी वापस बीजेपी की तरफ आते हैं तो वोटिंग और सीट्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अब मैं खाली हालांकि गुजर तक कभी सीमित नहीं रहना चाहता था, मैं ओवरऑल उस बदलाव की आहट को समझना चाह रहा हूँ, कैंपेन में बदलाव की आहट को, कि कैंपेन का तरीका लास्ट में आते आते, जैसे पहले बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो पहले अपनी योजनाएं गिना रही थी, बाद में अगर बात करें तो 4 दिन से ये डरा रही है कि अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो ये सब नहीं मिलेगा, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया जो अखबारों में। और उसके बाद मोदी का ये लास्ट में ये सब कहना, और विज्ञापन में कन्हैया लाल से लेकर कोटा और शोभा यात्रा और इन सब का जिक्र। तो ये तो एक बेचैनी भी हो सकती है कि जो 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी पर उम्मीद कोई पार्टी करती है विपक्ष की, ये एंटी इनकम्बेंसी होगा, नाराजगी होगी, जनता उखाड़ देगी। और यही हुआ है 5 साल में, इसीलिए रिवाज बोलते हैं 21 सीट तक कांग्रेस चली गई। कहीं बीजेपी को नहीं दिख रहा है, इसलिए तो ये सब चीज़ें की जा रही है। बीजेपी को अगर ये दिखता कि वो नाराज़गी जो हर 5 साल में सत्ता से बेदखल करने वाली नाराज़गी होती है, वो नाराज़गी अगर साफ दिख रही होती, तब भी क्या बीजेपी राजेश पायलट, गुजर और ये सब करते हुए मोदी आते? ये दरअसल बीजेपी का मिजाज है कि दोनों पार्टियां अब स्क्रिप्टेड है पूरी तरह से राजस्थान में। कांग्रेस पहली दफ़ा उस मिजाज में दिख रही है और भाजपा मोदी के आने के बाद ही इवेंट मैनेजमेंट पे विश्वास करती है। आप देखेंगे कि स्तर दर स्तर ये चीज़ें बदली जा रही हैं। दोनों पार्टियां श्योर नहीं है कि परिणाम क्या होंगे, वरना कैंपेन का रुख अलग होता। दोनों पार्टियां इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। गेम चेंजर जो थर्ड फ्रंट जिसको हर जगह कहा जाता है, राजस्थान में इतिहास रहा है, उतना मजबूत नहीं रहा, लेकिन बीते 2 दशक में सत्ता के लिए एक चाबी बनकर आया है। तो इस दफ़ा माना जा रहा है कि वो अगली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। तो चीज़ें काफ़ी स्तर तक उस नज़रिए से भी देखी जानी चाहिए कि तस्वीर क्या है राजस्थान की सियासत की। सवाल है मोदी क्या बोल रहे हैं या फिर अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। आपने शुरुआत में एक अखबार भास्कर के जिस विज्ञापन का जिक्र किया पोस्टर के अंदाज में, लेकिन नीचे चिरंजीवी जो लिखा हुआ है वो एक संकेत है, शब्दों को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि ये आशीर्वाद मांगा भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है कि आप चिरंजीवी हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर कहना चाह रही है कि हम इस स्कीम के जरिए लड़ाई में कायम हैं, लेकिन भाजपा क्योंकि रणनीतिक रूप से जाहिर है कि साफ नहीं है अभी, इसलिए वो लग रहे हैं कि एक एज पर है, मार्जिन पर है, तो कैसे उसको मार्जिन को कवर किया जाए। इसलिए नवीन जी ने जिक्र किया पूर्वी राजस्थान का 19 सीटें, पिछली दफ़ा एकमात्र सीट आई, वो विधायक भी अब भाजपा की झोली से निकलकर कांग्रेस में आ चुका है। तो वो उसको भी पुख्ता करना चाह रहे हैं कि वो एक वोट बैंक है जिसको सीधे शिफ्ट किया जा सकता है। वो पूरी राजस्थान की 19 सीटें हैं जहाँ पर गुर्जर मतदाता जो है पूरी तरह से डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार क्यों ना वो सभी उसका फ़ायदा उठाया जाए, जिस बात का जिक्र इंटरनल सेंटिमेंट के रूप में दरअसल देखा जा रहा है। तो तस्वीर उसकी भी है, बाकी संभागों में भी जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और ये तो भाजपा का मिजाज रहा है कि वो जब भी आएगी तो पोलराइजेशन वाले जो इश्यूज़ होंगे उनकी बात करेगी, उनकी ताकत रही है। तो उससे अलग जाना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कोई आएगा। तो ये जाहिर है आखिरी दिन जयपुर के रोड शो की बात की जाए, 3 मुख्यमंत्री थे जो रोड शो करने के लिए जयपुर में मौजूद थे। योगी थे, बिस्वा थे, आपके शिंदे थे। तीनों को और हिंदुत्व के फेस के रूप में देखे जाते हैं। तीनों उन सीटों पर गए जिनको माना जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें जाहिर है कि भाजपा क्या कैंपेन चल रही है, और क्योंकि कांग्रेस को अब इसका जवाब देना है। लेकिन मैं एक बात पर और आप देखिए, सिर्फ वोटिंग के लिए एक रात का फासला। मैं उस सवाल को अब रीफ्रेम करता हूं कि जिस सवाल से हम लोगों ने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से विश्लेषण शुरू किया था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, यही सवाल एक घिसा पिटा सवाल है और इसी सवाल में जवाब भी नहीं थे जो लगातार चूंकि 30 साल का ये। तो आपको क्या लगता है इन सब से कि रिवाज बदलेगा या क्या होगा इस बार, या राज रिपीट होगा? राजस्थान की जनता को समझने की ज़रूरत है, बेहद भावुक है। इसलिए दोनों पार्टियों का जो कैंपेन है, अशोक गहलोत जब ये बोलते हैं कि ये नहीं मिलेगा तो उस भावना को जोड़ने की बात करते हैं, और मोदी कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो वो भी उस भावना को कैच करने की बात है। भावुक जनता है तो सेंटिमेंट्स को दोनों पार्टियां कवर कर रही है पूरी तरह से। इसलिए अब कौन किस भावनाओं से खेल सकता है, बात उस पर है।
तब्दीलियाँ मिजाज में रही है, तो इसलिए एक खौफ सत्ताधारी पार्टी को इस बात का भी है। मैं एक बात का जिक्र और करना चाहूँगा, राहुल गांधी जब कैंपेन में आते हैं तो उनके प्रचार कैंपेन का मुख्य हिस्सा राजस्थान की योजनाएं नहीं होती। उस ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करते हैं, उस 50% वोट बैंक की बात करते हैं। हाँ, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, या ओबीसी में इतने ऑफिसर्स में इतने तो ओबीसी हैं। एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैंपेन रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी पहले से बाकी राज्यों के मुकाबले बेहद मजबूत है। उस कंडीशन में नहीं है कि आप उनको सत्ता में भागीदारी भी बेहतर है अगर आप देखेंगे, तो वो कैचिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है। यहाँ टॉप टू बॉटम एक तरफ है कि एक ही लाइन पर चले जा रहे हैं, वो एक ही लाइन खींच दी है और उस पर सब लोग कायम है, उसी की बात किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तय कर रही है कि उनको रास्ता पता है और यहाँ अभी गलियाँ खोजने की जद्दोजहद जारी है। मुकेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जो एक सवाल मैंने इनसे पूछा, अब चूंकि आप सीकर के रहने वाले हो, सही बात है, अब शेखावटी वो इलाका जहाँ कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी पिछली बार, जैसे पूर्वी राजस्थान में, हालांकि जब मारवाड़ और मेवाड़ में भी कांग्रेस को कंपैरेटिवली 2013 के मुकाबले कामयाबी मिली थी। अब अगर ये राज रहता है, अशोक गहलोत रिपीट होते हैं, तो कहाँ से इनको उम्मीद होगी जिससे रिपीट रह सकते हैं? और अगर बेदखल होते हैं तो उसकी क्या बड़ी वजह होगी? किस रीजन से जहाँ से लगता है बेदखल हो सकते हैं? तो कमजोर कड़ी क्या हो सकती है, मजबूत स्थिति क्या हो सकती है, समझने के लिए, चूंकि अब वक्त कम है, तो आपने सब इम्पेशेंट होंगे यही समझने में हो क्या रहा है। तो आपने सीकर की बात की, तो जाट बेल्ट, अपन गुर्जरों की बहुत बात करते हैं, लेकिन जाटों का बड़ा प्रभाव रहा है। बिल्कुल, जाटों का प्रभाव 80 सीटों पर है और 35-40 जाट आते रहे हैं विधानसभा में। लेकिन गुर्जर और जाट वोटों में शायद एक जो अंतर है वो ये है कि जाट शायद कभी भी एक तरफा एक पार्टी की तरफ ना जाएं या ऐसा, लेकिन फिर भी कांग्रेस जाटों को अपना कोर वोट एक तरह से मानती है। तो उनमें से वो कितनी सीटें निकाल पाते हैं वहाँ से वो देखना पड़ेगा। डोटासरा जी खुद जो है लक्ष्मणगढ़ में बड़ा कॉन्टेस्ट जैसा चल रहा है वहाँ पे, और वो सारी स्थिति है। एक जो आप कह रहे हैं कि फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा वो, और अपन कह रहे हैं कि अचानक पायलट वाली बात क्यों लानी पड़ी कहीं, वो उसकी दो चीज़ें हो सकती है कि या तो वो पैनिक बटन है जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि फंसा हुआ है चुनाव, तो एक तो ये हो सकता है कि कोई पैनिक बटन अचानक दबा दिया हो और लग रहा हो कि यार संघर्ष चल रहा है, तो कुछ ऐसा करो जिससे एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएं। एक पैनिक बटन कल जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने एक ट्वीट किया, कन्हैया लाल का उन्होंने एक फोटो डाला और वो गला बाकायदा एक इलस्ट्रेशन बना हुआ था जिसमें कन्हैया लाल का गला काटने वाला आदमी खड़ा है वगैरह, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब देना है वगैरह। तो ये क्या ये पैनिक बटन दबाए जा रहे हैं? दूसरा ये हो सकता है कि बीजेपी में कुछ भी ऐसा नहीं होता तत्काल होता हो, वहाँ पूरा कैलेंडर बनता है, पूरा का पूरा टाइमलाइन बनती है, तो आखिरी 48 घंटों में क्या करना है ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया होगा। हो सकता है तय किया हो कि आखिरी दो दिनों में हमें पायलट की बात करनी है और गुर्जर वोट बैंक को साधना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये भी होता है कि कई बार उन्होंने सेंस कर लिया 10-15 दिन में कि ये गुर्जर वाला एक फैक्टर है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए हम वहाँ कमज़ोर नस पर हाथ रखो अपनी रैलियों में। हाँ, तो वही है कि या तो ये पैनिक बटन है या प्लान्ड है, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अब कांग्रेस किस चीज़ से जीतने की आस लगा सकती, तो वो सीधी बात है, वो लोग लगातार एक चीज़ को पिच कर रहे हैं कि हमारी योजनाएं, हमारी फ्रीबीज। आखिरी मोमेंट तक वो आज भी जब प्रचार कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें बंद हो जाएगी, ये चीज़ें हमने दी है, सिलेंडर ये वो सब। और एक चीज़ देखें कि भाजपा का जो पूरा कैंपेन है वो कांग्रेस केंद्रित रहा है। ये मेरे को इस वाले प्रचार में जो एक ट्रेंड समझ में आया, एक जो पॉजिटिव कैंपेन होता है कि मैं अपनी तरफ से कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाऊं, वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं हर चीज़ पे, और वो 500 का सिलेंडर दे रहे हैं तो मैं 450 का दे रहा हूँ, तो ये सारा चल रहा है। तो कांग्रेस का फिर पूरा फोकस उस पर हो गया। कांग्रेस को तो ये उम्मीद दिख रही होगी कि अगर बीजेपी हमारी योजनाओं की बात कर रही है या हमारी योजनाओं का काउंटर ला रही है, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो उनके जीत का रास्ता। जैसे सिलेंडर वाला बोला, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि 500 रुपये के सिलेंडर की स्कीम अशोक गहलोत की पहले से चल रही थी, बीजेपी की तरफ से आ गया 450 में देंगे, अशोक गहलोत की तरफ से फिर आए सरकार बनी तो 400 में देंगे, तो एकदम डिस्काउंट ऑफर जैसा हो। और रहता तो फ्री में आती। हाँ, ये अपने पहले भी कहा था, एक हफ्ता रहता फ्री में आता है। लेकिन फिर वापस लौटने से पहले अब आपसे, चूँकि आपसे कई राउंड हमारी बात हुई, कैंपेन का जो अब चूँकि सब चीज़ खत्म हो गया, वोटिंग में एक रात है, लगातार आप मानते रहे हैं कि बीजेपी को एज है, जो इतनी बार आपने बात की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, और जो कांग्रेस को भी आखिर में यही उनके लिए
संजीवनी दिखी होगी कांग्रेस को, तभी आज अखबार में चिरंजीवी को जिस तरह से छापा, ये उनको लग रहा होगा कि अगर सरकार वापसी होती है तो उनके पास यही एक आखिरी हथियार है, संजीवनी माने चिरंजीवी को या जो भी माने। तो क्या लगता है कि स्थिति कांग्रेस को जितना कमज़ोर माना जा रहा है वैसा नहीं है? रूरल और अर्बन डिवाइड है, शहरी इलाकों में कन्हैयालाल ये हिंदुत्व है, लेकिन गाँव में इस योजना का असर है और ये बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो रहा है, इसलिए आखिरी गाँव में गुजर और बाकी चीज़ कर रहे हैं। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एकमात्र स्कीम है सरकार की। इन्होंने पिटारा खूब खोला, पर पिटारा आखिरी साल में खोला, पर ये स्कीम इनकी कंटिन्यूअस चली, तो इस पर कोई दो राय नहीं और ये अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शंस बनती है। बट एक बात सर मैं और कहूँगा, मैंने मेंटेन किया है कि बीजेपी को एज ए वो मैं आज भी कहता हूँ, पर हमने हमेशा ये कहा है कि कांग्रेस गेम से बाहर नहीं है, वो क्लोज फाइट दे रही है। इस बार उनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन पूरा मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहा और आप देखिए आखिरी दिन भी वही दिख रहे हैं। राहुल गांधी का गुड फॉर्च्यून है कि उनकी शक्ल दिख गई, वरना यहाँ पे इनको कोई तवज्जो दे नहीं रहा था। आखिरी दिन है तो दे दो। तो जनता में जहाँ जा रहा हूँ, अगर राजस्थान घूम रहा हूँ तो गांव-गांव में बात भी अशोक गहलोत की, मैं वही कह रहा हूँ सर, या तो बहुत कैंडिडेट की सर बात हो रही है बिल्कुल या अशोक विपरीत गहलोत की खेली बात है हाँ। कि एक चेहरा आगे किया जो कांग्रेस कभी नहीं करती। तो चिरंजीवी उनका ट्रम्प कार्ड है और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम बात कर रहे थे, एक चीज़ वो सारे फाइनल पॉइंट्स में हम प्रधानमंत्री पर केंद्रित हो गए, लेकिन कल उनके जो सिपह सलार है अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो प्रेस का जवाब भाजपा का बड़ा नेता दे कम ही होता है, पर उन्होंने 15 मिनट मोनोलॉग किया, 10 मिनट जवाब भी दिए। तो उन्होंने एक बात बोली कि ओपीएस एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो हमने कांग्रेस साइड में देखा कि कांग्रेस कह रही है कि अगर हम गए तो ओपीएस गई। अमित शाह ने उसको खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम एक कमेटी बना के ओपीएस को रिव्यू करेंगे, यानी सिरे से नहीं रखा, निकारा संभावनाएं रखी। अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, कमेटी दे रहे हैं। पर बीजेपी पहली बार ओपीएस पे भी बोली, तो जो लास्ट पॉइंट उनका डिस्ट्रैक्शन था कि यार ये एक बच रहा है, इस पे भी बोल दो। पर सर मैं आज भी ये कह रहा हूँ, क्या इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री जब वोटिंग होगी तो उस बात पे वोट दिला पाएंगे क्या कि मुझ पे वोट करो, उस बंदे पे नहीं? क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, मैं चुनाव के दौरान बंदे पर नहीं, जो आपका स्थानीय विधायक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव कहता है कि उन विधायकों को लेके बहुत नाराजगी थी, वो जो राज बचाने के लिए उनको आज़ादी दी गई, तो कोई व्यक्ति को आप 4 साल तक बिल्कुल फांस के रखो और अंत में 6 महीने छोड़ के उसे वापस दिख रहा है फिर से वही आ रहा है, तो क्या वो ये इस माइंडसेट को जाएगा? क्योंकि किसी सरकार की कोई फेवरिंग योजना बंद नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि 2 रुपए की दवाई को भामाशाह में कन्वर्ट किया, भामाशाह को रीमिक्स करके चिरंजीवी बनाया, अन्नपूर्णा को रीमिक्स करके इंदिरा गांधी रसोई बनाया। तो ये उनको भी पता है वोटर को कि बड़ी स्कीम का नाम बदलेगा, काम वही मिलेगा। तो मेरा एक और मानना है सर, यहाँ की जनता हमेशा ये देखती है कि इससे इसके खाते में जो आना था वो आ गया, नया कौन क्या दे रहा है। तो कांग्रेस कैरी ऑन रख रही है, भाजपा हिंदुत्व का एड ऑन दे रही है। वो सब तो हो गया, तो अभी भी आपके हिसाब से मेरे हिसाब से बीजेपी को। अब मैं एक सवाल आपसे, माइक आप पकड़ सकते हैं, कि जैसे चुनाव ऐसा लगा कि यहाँ आते आते आखिर आप रख दीजिए चाहे, कोई दिक्कत नहीं, आखिर आते आते जाति बहुत मैटर करती है। इसीलिए गुजर का जिक्र, अगर प्रधानमंत्री पहले दिन राजेश पायलट का जिक्र किया, दूसरे दिन वो गुजर, सीधे गुजर बोल रहे हैं। कांग्रेस डिफेंसिव हुई जब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया 72 गुजर मारे गए, ये गोली चली, और 2-3 दिन तक तो गुजर 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 होता रहा दोनों तरफ से। और जो आपने आंकड़े बताए वो सही भी है कि गुजरों का रुझान 2000 गुजर, इसलिए बार बार बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने भी पूर्वी राजस्थान बोला, भास्कर में देख रहा हूँ विस्तार से आज पूर्वी राजस्थान का जिक्र भी है, जहाँ गुजर बहुल इलाके भी हैं, और राजेश सचिन पायलट वो फैक्टर भी हैं। पिछली बार भी देखें 12 में से 12 गुजर को टिकट दिए थे कांग्रेस ने, जिसमें 7 या 8 जीत गए, और बीजेपी के साथ गुजर थे ट्रेडिशनली पहले, लेकिन वो शिफ्ट हुआ। तो अब क्या चुनाव में आखिरी वक्त में यही गुजर, जाट, मीणा और राजपूत इसी फैक्टर पे होगा, ये सारी बातें अब किनारे होगी जो कई बार होता है? राजस्थान का जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जातिवादी राज्य है किसी भी और राज्य की तुलना में, तो यहाँ अंततः जो है ये फैक्टर हमेशा मैटर करेगा कि ये आप बोलेंगे तो दर्शक नाराज हो सकते हैं राजस्थान के, किसी राज्य को दूसरे राज्य से अगर कहेंगे कि ज़्यादा जातिवादी है। मैं इससे असहमति दर्ज कराते हुए कहता हूँ अपनी बात करिए, लेकिन मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। उसके बावजूद यहाँ पर जाति पे अंत में रहेगा 2 चीज़ें। एक मैं बस अश्विनी जी और अविनाश जी ने जो बात की थी उसमें ऐड करूँगा, जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, चिरंजीवी चला जाएगा
ये डर बार बार दिखाया जा रहा है। तो चिरंजीवी का फायदा तो हुआ है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार को ये संदेह है कि क्या चिरंजीवी से ऐड मिलेगा। रेडियो पे एक विज्ञापन कांग्रेस का चल रहा है जिसमें ये सिलेंडर फ्री देने 500 में देने के बावजूद बार बार ये फोकस किया जा रहा है कि अरे वाह, इस स्कीम के बावजूद, इस स्कीम के बाद तो मम्मी भी कांग्रेस को वोट देंगी और मम्मी भी कांग्रेस को वोट देंगी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो यानी कि स्कीम जो है वो घूम फिर के संभवतः कांग्रेस को भी डाउट है कि स्कीम का इम्पैक्ट आएगा। अब गुर्जर की हमने बात की, गुर्जर के नंबर हम देख चुके हैं। 2018 में एक और जाति थी जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं और यह है राजपूत। राजपूतों को भी अगर आप देखें तो बीजेपी ने 2013 में 28 सीटें दी थी और 23 सीटें उनके पास थी। और आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद ये जो नाराजगी आई, से छिटके थे 10 ही सीटें आई थी उसके बाद। तो इस बार आप देखें कि बीजेपी ने राजपूतों के वोट भी इंटैक्ट रखे हैं, सॉरी सीट भी इंटैक्ट रखी है, उनको फिर से 25 सीटें दी गई हैं। तो बीजेपी का घूम फिर के वही जो ब्राह्मण बनियाद राजपूत जिनका कोर वोटर है उनको इन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश की है। इसके अलावा गुर्जर जो है छिटका था जिसका प्रभाव दिखता है, तो उसको ये दोबारा से अपने पाले में रहने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे अब लग रहा है कि जाति और पोलराइजेशन, ये दो एंगल हैं जिस पे बीजेपी। तो आप किसको एज देखते हो आप? एज इस समय मैं भी इसमें अविनाश जी से सहमत हूँ कि अभी बीजेपी को है और उसका एक हाँ, हम लोगों के इसमें विरोध रहता है, लेकिन विधायकों से जो नाराजगी वाला विषय है एक वो बहुत बड़ा कारण है। सर आप एक चीज़ और नोट करिए, हम इतनी भी कर चुके हैं विधायकों से, हम इतनी बात करते हैं, अगर हम लिस्टें उठा के देखें तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्हीं कास्ट और वही कॉम्बिनेशन बैठ रहे थे। नेता खुद मान रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो राजस्थान में जाति एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं जाती। मुकेश जी, आप अगर हम ऐसे समझें कि 2 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक सब लोगों को लगता था, बहुत सारे जर्नलिस्ट, कि कांग्रेस 50-60 जैसी होगी, 70 भी मुश्किल होगी, 40 भी मुश्किल होगी, तरह तरह के लोग राय मानते थे। बीजेपी 130-35 कहीं भी जा सकती है। क्या ये लगता है कि बीते 15 दिनों में, 10 दिनों में, आखिरी 48 घंटों में स्थितियाँ कुछ बदली है, टक्कर की जैसी स्थिति है, या अभी भी बहुत का फासला दिखता है? अब नंबर्स का बहुत स्पष्ट नहीं है और उतार चढ़ाव आते रहे, और दोनों पार्टियों का जो थिंक टैंक है वो भी अपने नंबर बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। मैंने, हमारे न्यूज़ रूम में बात होती है तो मैंने कहा यार, हर चीज़ों की MIS बनती है आजकल, है ना, ज़माना ऐसा है। तो इसकी भी एक MIS बनती होगी 200 सीट की, कि भाई आज क्या स्टेटस है और उसके हिसाब से कल रणनीति बदलें। तो ये ज़रूर बनता होगा। और दोनों खेमों में पता भी किया तो दोनों की MIS बार बार ऊपर नीचे जा रही है। तो वो जो आंकड़े की बात है। दूसरा, अपन जब कहते हैं कि क्या बीजेपी अचानक पायलट की बात कर रही है और वो सब कर रही है, और मैंने कहा पैनिक बटन तो नहीं है ये कोई, कांग्रेस में भी सेम स्थिति है। आज अशोक गहलोत जी ने पहली बार पिछले कई महीनों में सचिन पायलट का वीडियो जारी किया, हमारे युवा नेता। पहली बात तो इतने महीनों बाद उनको नज़र आया कि एक युवा नेता पार्टी में, वो आखिरी दिन, और वो क्यों उन्होंने जारी किया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि, और जो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के ईगो जो हैं वो चुनाव से बड़े हो गए शुरू से। बीजेपी अगर वसुंधरा जी को साथ लेकर चलती शुरू से, तो क्या उनके लिए थोड़ा सुगम नहीं हो जाता रास्ता? कांग्रेस अगर सचिन पायलट को लगातार साथ लेकर चलती तो क्या उनके लिए सुगम नहीं हो जाता? तो मैं हमेशा बोलता हूँ ईगो जो है वो इनको रिजल्ट से ज़्यादा बड़े हो गए हैं दोनों पार्टियों में, वो एक चीज़ है। लेकिन फिर भी जो आप जो जानना चाहते हैं और हम चारों लोगों से जो निकलवाना चाहते हैं नंबर, वो मैं भी आपको नहीं बता सकता। नहीं, नंबर मैं नहीं निकलवाना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे पूर्वी राजस्थान को लेकर सब लोग विश्लेषण इस तरह से कर रहे हैं कि सचिन पायलट का पूरा सपोर्ट था, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर गुर्जर देखने लगे, और गुर्जर वोट बहुत निर्णायक, बहुत जगह है, 30,000, 20,000, 40,000 एन ब्लॉक पूरा गुर्जर वोट गया कांग्रेस को। वो हमारे पास डेटा है सब जगह। जैसे मैं एक गाँव गया कल निवाई में, टोंक जिले की एक सीट पर, उस गांव में बताया, कल वीडियो मैंने डाला है कि 700 गुर्जर थे, उसमें से वोटर हैं उस गांव में 620 ने कांग्रेस को दिया, 80 बीजेपी को किया, जबकि उसके पहले 2013 में 40-60 या 50-50 था। इस बार वहां की स्थिति अलग है। तो उस हिसाब से पूर्वी राजस्थान का एक विश्लेषण होता है। ऐसे ही जाट इलाकों का विश्लेषण है। जैसे आप सीकर, जो आपका ज़िला है, वो सीकर में 8 में से 8 बीजेपी साफ हो गई। पूर्वी राजस्थान में 4 जिले ऐसे हैं बीजेपी 0 हो गई, चाहे दौसा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे मेरे करौली हो, 0 हो गई बीजेपी। तो उसमें मैं जानना चाहूँ रीजन वाइज कि आप कहाँ देख रहे हैं किसका लॉस
और किसका फ़ायदा। मैं इस तरह से एक व्यापक ढंग से जानना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली हम में से कोई ज्योतिषी नहीं है, बिल्कुल। मुझसे मैं अपनी भी बात कह दूं, मैं भी इतना घूम रहा, बहुत सारे दर्शक नीचे लिख रहे हैं आप इतना घूम रहे हैं, बताओ। मैं बार बार कहता हूं कि 200 सीटें हैं, मैं अगर 20 सीट पर गया, एक सीट पर 2.5 लाख 3 लाख 2.25 लाख वोटर है, मैं 15 लोगों से बात करके अगर सोचूं कि ये 2.5 लाख वोटर का जान गया तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। तो मैं खुद उससे परहेज करता हूँ। अब आप बताइए। राजस्थान में एक छोटा सा और कहते जो हम बात कर रहे हैं हाँ सॉरी कि सचिन पायलट और गुर्जर वोट, उसमें एक फैक्टर और रहा कि किस तरह से उन्होंने कास्ट कंबाइन किया। हाँ। जैसे दौसा की सीट ले लीजिए, जहां वो आपको मंत्री जी मिले मुरारी लाल, तो वो उनकी कास्ट की सीट नहीं थी, मतलब वो रिजर्व सीट नहीं थी, लेकिन जनरल सीट पे उन्होंने एक मीणा को दिया और वो लेके आया। तो उनके साथ दूसरी कास्ट भी लगी और उन्हें एक उम्मीद थी कि कुछ निकलेगा। तो खाली एक ऐसा ये नहीं था कि एक कास्ट का फैक्टर, उस एक कास्ट के लीडर ने मोबिलाइज किया कास्ट इक्वेशन को। और आज वो तीनों नेता, जो जाट नेता थे विश्वेंद्र सिंह वो अलग लड़ रहे हैं, रमेश मीणा जो बहुत बड़ा एक मीणा वोट रखते थे वो बाहर हो गए, और सचिन पायलट अलग हो गए। तो इस तरह से हमें रीजन का सबटेक्स्ट भी देखना होगा। बिल्कुल। अब आप बताइए, वही सवाल जो मैंने रीजन वाइज मैंने पूछा। वही बात है कि सारे जो अलग अलग रीजन हैं, चाहे मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी और ये पूर्वी राजस्थान, अब मुद्दा वहीं आ गया है कि कौन किसके गढ़ में सेंध लगा सकता है ना। तो भाजपा शेखावाटी में और पूरे जाट बेल्ट में जो 80 सीटों पे मैंने कहा जाटों का प्रभाव, उसमें कितनी सीटें निकाल सकती है। उसी तरह पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस कितना बचा सकती है, मैं ये बोलता हूँ। तो अलग अलग रीजन में वही है कि आप किसके किले में कितना अंदर तक जा सकते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तो जैसे जाट में और चार बड़ी जातियां हैं जो यहाँ निर्णायक हैं, मीणा, गुज्जर, जाट और राजपूत, अगर मैं सही हूँ तो यही है ना आंकड़े। अगर हम देखते हैं, जैसे मैं नागौर गया, नागौर में 10 सीटें हैं, 2 रिजर्व हैं, 8 सीट किसी भी पार्टी की जाट जीतता है, मतलब चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस। वो ऐसे ही कई जगह सीकर में और जो चुरू झुंझुनू वहाँ की वही स्थिति है। क्या आप ये देखते हैं जातीय आधार पर अगर हम देखें तो कौन सी जाति है जो किसी पार्टी विशेष के साथ ज़्यादा मेजॉरिटी दिखती है? जैसे राजपूत का इन्होंने जिक्र किया, हम लोगों की अवधारणा यही है कि अनंगपाल एनकाउंटर के बाद पिछली बार राजपूत टूटे थे बीजेपी से, और डेटा वही इस बात की तस्दीक करता है। वो आप क्या देखते हो इस बार? मुझे तो अभी भी लगता है कि कोई भी जाति अभी भी इस स्थिति में नहीं है। जैसे गुर्जरों के लिए भी भाजपा ये नहीं बोल सकती आज की तारीख में कि वो पूरी तरह हमारे साथ हैं। और जैसा वो कह रहे थे कि भाई धर्म से ज़्यादा जातियों का यहाँ एक गणित रहता है, नवीन जी कह रहे थे, वो रहता है। लेकिन इसके बावजूद आज इस वाले चुनाव में कोई भी पार्टी इस चीज़ को लेके शोर नहीं हो सकती कि भाई ये जो जाति है पूरी तरह हमारे साथ है। तो बिल्कुल भी ये आज कोई इस स्थिति में इस कन्विक्शन के साथ नहीं खड़ा है। जैसे डेटा उन्होंने जिक्र किया, बीच में रोका था, जैसे राजपूत है, 2018 में बीजेपी के साथ 26 राजपूत जीते, मतलब प्रत्याशी बीजेपी ने 26 दिए जिसमें 16 जीते। लेकिन ठीक पीछे चले जाएंगे 2013 में तो 28 दिए जिसमें 23 जीते, 10 जीते, माफ़ करें 16 आ रहे। जब 2013 जाएंगे तो 28 को टिकट दिया राजपूत जिसमें 23 जीत गए। उसके पीछे जाएंगे 2000 तो 29 दिया, 15 जीत गए। मतलब राजपूत ज़्यादा जीतते रहे बीजेपी से। अब वो जो लोग समीकरण जोड़ते हैं उसमें ये जोड़ते हैं कि कौन सी कास्ट बीजेपी के साथ वापस आई। जैसे गुज्जर है, ट्रेडिशनली गुज्जर ज़्यादातर बीजेपी के साथ रहते हैं, यूपी में वैसा ही होता है। यहाँ भी अगर हम 2008 और 13 और 18 देखते हैं तो गुज्जर के केस में भी वही दिखता है। अब इस बार वही एक गेम चेंजर है कि गुज्जर क्या टूटकर ज़्यादा बड़ी तादाद में सचिन की वजह से, बाकी फैक्टर की वजह से क्या बीजेपी के साथ जीते हैं। तो इसमें जातीय बदलाव आप कहीं देख रहे हैं? मैं ये बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, उसके आधार पर बहुत कुछ तय होगा। ये सीधा सीधा कहीं नज़र आ रहा हो ऐसा जातीय बदलाव? मतलब मुझे क्या लगता है कि ये जो चुनाव थे इसमें एक चुप्पी सी रही, एक शांति सी रही, और वोटर जो है वो वोकल नहीं है। वोटर कह नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। हाँ। जातियां ऐसा कोई एक जाजम पर आकर कोई घोषणाएं नहीं कर रही है कि हम इनके साथ हैं। तो मुझे तो एक अक्सर इस चीज़ को लोग एक शब्द देते हैं, अंडर करंट, और अंडर करंट हमेशा सत्ता के खिलाफ होता है। तो अब पता नहीं है कि इस चुप्पी के क्या अर्थ हैं। कोई जातियां ऐसे लामबंद होकर किसी के साथ हो रही है, कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक चीज़ ये भी है ना कि फिर ये कहीं नहीं दिख रहा है कि जैसे हर बार होता था, अगर हम 2018 की बात करें तो लगता था कि सरकार बदलना चाहते हैं लोग, नाराज़गी अलग अलग वजह से, और तब 21 सीटें जब कांग्रेस की आई तब लग रहा था सरकार लोग बदलना चाहते हैं कि भाई 21 बहुत 10% जैसी स्थिति हो गई। क्या इस बार वैसी स्थिति दिख रही है ऊपर से सरफेस पर कि सरकार बदलने के लिए लोग वोट करने वाले हैं?
देखिए 2018 की बात कर रहे हैं, वोट डिफरेंस 1.5% करीब आधा फीसदी, आधा फीसदी, पौने 2 लाख, पौने 2 लाख, 0.56, आधा फीसदी, माफ कीजिएगा, पौने 2 लाख वोट पूरे 200 सीटों पर अगर आप देखें, और उनमें भी 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जो 1000 के और 2000 के आसपास और ऊपर चले जाएंगे, तो करीबी मुकाबले थे। मैं फिर पूर्वी राजस्थान का जिक्र करूंगा, जहां सबसे ज़्यादा वोट शेयर जो ट्रेडिशनली बीजेपी वोट बैंक माना जाता था, गुर्जर आंदोलन में भी नहीं छिटका, वो वोट बैंक छिटका एक चेहरे के ऊपर। उस चेहरे को राजनीति ने हाशिए पर रखा और उसकी नाराज़गी अंडर करंट नहीं है, मुखर होकर बोला जा रहा है उस बारे में, और वो गांव बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। भाजपा एक चेहरे को भी लेकर आ गई, उस पूर्वी राजस्थान में उसको तमाम विरोध के बावजूद उतारा, और आज वो एस्टेब्लिश चेहरा वहाँ पर नजर आ रहा है। कर्नल बैसला के पुत्र विजय बैसला की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल, तो आप इन चीज़ों को देखिए, ये मायने कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहले से तैयार किया और उसको लास्ट में रखा। पायलट का जिक्र लास्ट में इसलिए रमेश बिधूरी को टोंक भेज दिया गया ताकि गुजर को थोड़ा वो कंसोलिडेट करे, हिंदू मुस्लिम करें थोड़ा, वो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। आप ये देखिए, आखिरी दौर में पायलट का जिक्र इसलिए कि कांग्रेस के पास बैकअप प्लान बचने की गुंजाइश ना हो, आप दौरे नहीं कर सके, आप उन तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं कर सके जो मुखर होकर आप कभी किसी दौर में कर सकते थे। तो पता है कि कब कहाँ कौन सी चोट पहुँचानी है और वो कितना असर करेगी, ये मुझे जो जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, तो ये सब कुछ तय था पहले कि क्या बात करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, 2 इमारतें हैं, दोनों शुरुआत से बनने शुरू हुई, बुनियाद एक जगह योजनाओं की थी और एक जगह शासन के विरोध की थी। बीच में जब आपने उसको खड़ा करना शुरू किया, तब दोनों आरोप प्रत्यारोप के दौर पर आ गए, होड़ मच गई एक से। अब जब कंगूरे खड़ी करने की बारी है, तो जो लोगों को दिखता है, जिसका असर पड़ता है, वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। दोनों ने उन चीज़ों को रखा। एक जगह यह है कि हमने काम किया। 98 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, 156 सीटें आई। उस दौर में अशोक गहलोत ने बेहतर काम किया, गुड गवर्नेंस का एक मॉडल उन्होंने रखा। लेकिन उसके बाद क्या हश्र हुआ, 120 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जाट वोट बैंक के दम पर पोलराइज किया, रिजर्वेशन दिया, वसुंधरा राजे का चेहरा उतारा। उन्होंने कहा कि राजपूत की बेटी हूँ, क्षत्रिय बेटी हूँ, जाटों की बहू हूँ और गुजर की समधन हूँ। पोलराइज हुआ पूरा मामला, हर जगह चुनरी हो रही और पूरा उसको किया। आगे आ जाइए, अशोक गहलोत फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाए, 100 से भी कम का आंकड़ा रहा, उनको फिर इधर उधर से जुटाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी इतना पीछे नहीं थी तब, लेकिन यहाँ फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाई, इसलिए सत्ता से दूर रही। फिर तब्दीली हुई, वसुंधरा राजे 160 के पार चली गई, एक बड़ा बहुमत लेकर वो आती है और कांग्रेस 21 पर सिमट कर आ जाती है। तो तब से मजबूत नहीं हो पाई वो चीज़। और फिर जब वापस 2018 का चुनाव होता है, तब 100 का आंकड़ा भी आप 22 इलेक्शन में छू पाते हैं, तब भी आपकी और वोटों का डिफरेंस दोनों पार्टियों में ज़्यादा नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ का जो मैनेजमेंट है, शुरुआत से लेकर आखिर तक तय है कि हमें क्या करना है, लेकिन दूसरी तरफ एक चेहरे पर सिमट कर और उस चेहरे के इर्द गिर्द दूसरा कोई बात नहीं करता पार्टी में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नतीजों को जाहिर कर रही है। सवाल कट शॉर्ट में, क्योंकि देखो मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी उसी में, जैसे ये एज देखते हैं बीजेपी को, आप क्या देखते हो आज? मैंने लगातार एज का जिक्र किया है। बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लग रही है आज एडवांटेज पर है। ये मैं मतलब जो अब जैसे लोग कहते हैं जो एडवांटेज पर हैं कहने वाले लोग, जो 1-2 महीने पहले तक एडवांटेज मतलब 120-30 और कांग्रेस को बहुत नीचे दिखाते थे, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं टक्कर है, एडवांटेज में 100 के आंकड़े के पास भी रह सकते हैं, 105 भी जा सकते हैं, 95 भी अटक सकते हैं, 99 का भी फेर हो सकता है, ऐसे भी विश्लेषण अब हो रहे हैं। ये सब पार्ट ऑफ कैंपेन का, मैं मानूंगा कि ये सारी जो बातें हैं पार्ट ऑफ कैंपेन का हिस्सा हो सकती है कि जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता है, ये लोग वो बात कर सकते हैं। जो राजस्थान की नब्ज को समझ रहा है, उसको साफ दिख रहा है कि संकेत क्या है। नाराजगी अविनाश जी ने जिक्र किया, मैं यही पॉइंट आपने कह दिया, राजस्थान के नब्ज को जो समझ रहा है साफ दिख रहा है, जरा साफ दिखाइए, हमें बताइए। अविनाश जी ने जिक्र किया, नहीं आप मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ साफ दिखाइए। हाँ, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि उसी बात को लेकर आ रहा हूँ। विधायकों से नाराजगी, मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा, जब इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री ने इसको जाहिर तौर पर एक्सेप्ट किया कि मेरे विधायकों ने ज़रूर गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं योजनाओं के दम पर उसका मुकाबला करना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा संकेत था कि आपने जब जंग का बिगुल बजाया, उस दौर में आप इस बात को कह रहे थे कि मेरे जो सिपाही हैं वो कमज़ोर हैं और उन कमज़ोर सिपाहियों को लेकर
मैं मजबूत हथियारों के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अब ये तय जनता कर सकती है कि मजबूत हथियार चुनाव जीतते हैं या कमज़ोर सिपाही चुनाव जीतते हैं। चलिए, अब एक बात चूँकि जिक्र किया, सही बात है, मैं भूल गया तो अच्छा याद दिलाया मुकेश जी ने कि अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्विटर पर सचिन पायलट की तरफ से एक अपील वीडियो एक ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, जो सचिन पायलट अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को जिताएं, और ये अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। ये भी हुआ दिवाली के बाद पोस्टर में सचिन पायलट अवतरित हुए, जिन पोस्टर पर अशोक गहलोत थे, पहले शुरू में अकेले, बाद में डोटासरा जुड़े और उसके बाद उनकी जगह सचिन आए बहुत सारे इलाकों में वो। अब बात आती है जो ये अशोक गहलोत का एक बयान 4 दिन पहले या 6 दिन पहले कि 200 सीटों पर मैं अकेले लड़ रहा हूँ, तो एक तरह से जो पूरी लड़ाई अशोक गहलोत, ऐसे लग रहा है पूरी मशीनरी के साथ अशोक गहलोत अकेले लड़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो क्या इस लड़ाई में कोर इशू आपको लग रहा है कि ये हिंदुत्व का तड़का, बीजेपी जिस डायरेक्शन में, मोदी जिस डायरेक्शन में ला रहे हैं, अब क्या इशू रह गया? सिर्फ अशोक गहलोत की योजनाएं वर्सेस मोदी की सभाएं। मतलब अगर 5-7 चीज़ें तय करें जिसके आधार पे राजस्थान में तय होगा कि किसका मुस्तकबिल रहेगा, तो एक सबसे पहला जो बगावतें हुई है और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं और जो पार्टियों से टूट के जो जिन्होंने, जैसे चंद्रशेखर आक्या वहाँ खड़े हुए हैं चित्तौड़ में, इस तरह के लोग, वो एक फैक्टर बड़ा रहेगा। दूसरा, ये जो आखिरी 4 दिनों में जो ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश हुई है, मोदी जी का रोड शो जयपुर के परकोटे में हुआ है ना, या जो किरोड़ी जी ने आज जो ट्वीट किया वो सब। तीसरा, गहलोत जी की फ्री बीज, वो चीज़ें तय करेगी। एक चीज़ जो पिछले 5 साल राजस्थान में चली, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो थोड़ा सा पर्दे के पीछे हो गई, कि जो युवाओं का जो गुस्सा था, जो पेपर लीक है ना, नौकरियां, ये वो, नौकरियों पे पिछले दिनों में घोषणा पत्रों में बड़ी बड़ी बातें हुई। कांग्रेस ने कहा कि 10 लाख रोजगार लाएंगे, जिन्होंने पिछले बजट के बाद अचानक घोषणा की कि हम 1.5 लाख और कितने रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। रोजगार अलग, नौकरियां अलग, वो नौकरियां आज तक नहीं आई। तो नौकरियां देना, नौकरियों को एड्रेस करना सबसे टफ काम, लेकिन फिर भी बातें बड़ी बड़ी वो सब की जा रही, तो वो युवाओं का गुस्सा एक बड़ा फैक्टर रहेगा। फिर मैंने कहा मोदी की सभाएं तय करेगी। मोदी ने पूरा राजस्थान छान मारा है, चप्पे चप्पे पे गए, या तो मोदी गए या गहलोत गए। तो मोदी की सभाएं एक अलग तरह का ओरा के साथ जो रहती हैं, और गहलोत का जो मैन टू मैन कनेक्ट जो ग्राउंड पे रहता है, वो चीज़ें तय करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पे चीज़ें तय होगी। और जो आप वो बात कर रहे थे कि भाई बीजेपी पहले कह रही थी 150, 130, तो बीजेपी में 2 तरह के नैरेटिव जो पिछले दिनों मेरे को सुनने को मिला। एक ये कि या तो 90, 95, 100 के आसपास तो नहीं रह रहे हम। दूसरा ये कि क्या एकदम स्मूथली 120, 30 और प्लस हो जाएगा। तो ये 2 तरह की चीज़ें पिछले दिनों वहाँ के कैंप में जो सुनी गई वो है, और दोनों के हिसाब से वहाँ योजनाएं भी बनने लगी हैं। मान लीजिए 100 के आसपास रहे तो फिर वसुंधरा फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपको वो सारे जो बगावती हैं उनको लाना पड़ेगा वगैरह। तो ये 2 चीज़ों पे। अब इसी में बीच में एक जो जगह जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, माइक अपने हाथ में रखिए, उसके बाद इधर आऊँगा उसमें। अब मैं नहीं जानता उसकी सत्यता क्या है। कहते हैं 2 थ्योरी चल रही है कि सचिन पायलट नहीं चाहते कि कांग्रेस 90 पार करे, ताकि उनका भविष्य रहे कि कुछ जोड़ तोड़ में कुछ हो, या अगर बीजेपी आ जाए तो कम से कम 5 साल बाद रिप्लेसमेंट में वो चेहरा बने, नहीं तो वो 10 साल खिसक जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जीत गए तो फिर 5 साल बाद तो बदलेंगे, फिर बीजेपी आएगी तो सचिन पायलट 10 साल आगे, उनका गोल पोस्ट आगे। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं वसुंधरा भी नहीं चाहती कि 95 से ज़्यादा आगे जाए, ताकि उनकी वो हैसियत बनी रहे, ताकि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए। मतलब 2 बड़े लीडर, वसुंधरा जो 10 साल मुख्यमंत्री रही, बीजेपी के सबसे लोकप्रिय कद्दावर लीडर है वो, सचिन पायलट जो नंबर 2 रहे, अभी भले उस हैसियत में अशोक गहलोत से टकराव रहा। 2 लोगों के बारे में ये थ्योरी कही जाती है कि ये दोनों नहीं चाहते कि 100 पहुंचे। तो ये कैसा दुर्भाग्य है दोनों पार्टियों का। मतलब ये थ्योरी सुने कि नहीं आपकी? मैं बिल्कुल सुने। और राजनीति इतनी क्रूर है कि मंच पे जाके दोनों नेता कह रहे होंगे कि हम क्लियर, भाजपा की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन दोनों के कैंप जानते हैं कि अगर कांग्रेस की क्लियर सरकार आ गई तो अशोक गहलोत अभी भी कुर्सी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कुर्सी उनको नहीं छोड़ती। और भाजपा में अगर क्लियरली निकल गए अगर, तो फिर पता है कि भाई, जैसे अविनाश जी बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये 2 ही लोगों को पता होता है, या तो मोदी जी या मोदी जी का मोर, जिसको वो दाना खिलाते हैं। तो अगर दोनों में ही अगर स्मूथली अमित शाह का नाम लेने वाले हैं आप, तो अगर स्मूथली दोनों की सरकारें आ गई तो इन दोनों नेताओं के लिए वाकई चैलेंज खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले दोनों पार्टियां ऐसी स्थिति को टाल सकती थी, दोनों ने नहीं टाला।
ऐसा क्यों आपका जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो ऐसा क्यों नेगेटिव क्यों सोचने लगे कि यार 95, 90, 100 आएगी तो ही वो होगा? और आपको पता था कि सचिन की स्थिति तो यही है पिछले कई महीनों से। भाई वो 2 बार 3 बार अपनी लड़ाइयाँ हार चुके हैं, एक और लड़ाई हारते ही तो उनका करियर, अगर आप यही कोई कॉरपोरेट में कोई व्यक्ति होता और उसको इतने सेटबैक लगते तो आप बोलते करियर खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों स्थितियाँ सही है और ये विडम्बनाएं दोनों पार्टियों की। चलिए अब जरा आपके पास आते हैं, माइक आप पकड़िए। मतलब वही जो सवाल इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन वाइज अगर, चूंकि आपने कुछ डेटा उटा भी शायद बनाया है, रीजन वाइज अगर हम देखेंगे तो आपको रीजन वाइज पूर्वी राजस्थान की बात हम लोग लगातार, मैं अपने वीडियो में भी करता रहा, लेकिन मारवाड़ और मेवाड़ का जिक्र बहुत करते हैं हर समय। हालांकि उस कहानी को पिछले चुनाव के डेटा नहीं बदल दिया कि जो मेवाड़ में जीतेगा वही राजस्थान में सरकार बनाएगा। पिछली बार की स्थिति दूसरी थी मेवाड़ से भी, लेकिन मारवाड़ में जैसे 61 सीटें हैं, उसमें जाट बहुल इलाके भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ से दिग्गज लोग हैं, जिसमें इंक्लूडिंग अपने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत भी हैं, राजेंद्र वो भी क्या नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। तो आप रीजन वाइज अगर इन 2 रीजन को देखें तो वहाँ क्या इस बार स्थिति दिखती है? मारवाड़ में जो है फ़र्क नज़र आता है। पिछली बार भी अगर जोधपुर संभाग की हम बात करें, मैं इसको संभाग वाइज ज़्यादा देख रहा हूँ, तो इसमें पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही ये जिले आ रहे हैं। 33 सीटें हैं, बीजेपी के पास 14 थी और 17 जो है इसमें कांग्रेस के पास थी। यहाँ पर एक डिफरेंस जो है नज़र आता है कि पाली जो है वो बीजेपी के पास प्राय रही है, वो रहेगा। जैसलमेर की 2 में से 1 सीट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती नज़र आ रही है। जोधपुर में जो है स्थिति लगभग सेम रहनी है, बाड़मेर में सेम रहनी है, जालौर सिरोही में संभवतः कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पर लगता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा ये अदल बदल हो सकता है बहुत। मतलब अभी अगर मैं मारवाड़ के सभी जिलों की बात करूं, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, तो 61 सीटें आती है, जिसमें बीजेपी को 24, कांग्रेस को 29 मिली थी पिछली बार जो डेटा है, निर्दलीय को 3 और हनुमान बेनीवाल पार्टी को 3। अगर 2013 में चले जाते हैं कांग्रेस को 5, बीजेपी स्वीप करके 52 सीट पर चली गई थी। तो आप वहाँ इस बार क्या देखते हो? इसमें मतलब जो हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है, गंगानगर वाला बेल्ट है, ये भी बता दूं, ये सब आंकलन है जी, बाकी 3 तारीख को ही पता चलेगा। तो हनुमान इसी तरह से लीजिएगा। हनुमानगढ़ और गंगानगर वाली बेल्ट में फिर से बीजेपी की कम से कम 50 से 60% सीटें वहाँ की आने की संभावना बन रही है, जब वहाँ पे कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया इसके बाद से। तो इसलिए बीजेपी का एज जो है इस बार इस मारवाड़ संभाग में निश्चित तौर पर नजर आता है। उसकी वजह एक तो कास्ट इक्वेशन, और जो इन्होंने कैंडिडेट्स को जिस तरह से डिक्लेयर किया है वहाँ पे एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो इनके एमएलएज हैं कांग्रेस के, वहाँ पर एक नाराज़गी है। और एक पॉइंट में जो कास्ट इक्वेशन से और संभाग से अलग है, जो सब बात विधायकों की हो रही थी, एक आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है 1998 से लेके और 2018 तक का। लगभग 80% सिटिंग एमएलए को दोनों पार्टी ने हर चुनाव में रिपीट किया है। और इसमें जब भी बीजेपी जीती है, इनके 60% से ज़्यादा विधायक जीतते हैं, और हारती है तो भी 35% से अधिक जीतते हैं। कांग्रेस के पास ये नंबर जो है हारने की सिचुएशन में 20% के आसपास आ जाता है। मतलब एक बार तो उनका 7% तक भी गया हुआ है। तो ये जो बार बार बात हो रही है कि इनके विधायकों से नाराज़गी है, तो बीजेपी ने इस बार भी 73 में से 61 विधायकों को रिपीट किया है। और उनके पुराने अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो अगर इसमें से 60 से 70% भी रिपीट करते हैं तो इनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। पूर्वी राजस्थान में सीट बढ़ेंगी, मारवाड़ में कुछ सीट बढ़ेंगी, तो वो जो है इनके नंबर को ऐड ऑन करता है। कांग्रेस ने 86 एमएलएज को रिपीट कर दिया है 99 में से, जहाँ पर की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो है अगर ये जीतते भी हैं, अगर रिवाज इस बार बदल जाता है, तो भी विधायकों की नाराज़गी जो है इनको 50% के आसपास ही रहती है। तो ये जो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम पुराने रिकॉर्ड को जब इन विधायकों के देखते हैं, तो उसको देखते हुए बार बार ये महसूस होता है कि स्कीम सारी चीज़ें एक जगह पर हैं, लेकिन विधायकों को जिताने के लिए जो नंबर एक एड ऑन होता है, वो नंबर एड ऑन होता हुआ नहीं दिख रहा। साथ ही साथ मारवाड़ और मेवाड़, इन दोनों इलाकों में कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर अगर ये माहौल बनता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, वहां पर विधायक चेंज हो जाता है। शांति धारीवाल कोटा के बड़े नेता हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, ये उनका भी यही किस्सा है कि जब सरकार आती है तो वो जीतते हैं। हर बार तो सरकार आती है तो जीतते हैं, सरकार हारती है तो वो भी हार जाते हैं। मैं बीजेपी की जो पहली सूची आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है। अब वो देखना होगा कि इस बार क्या होता है। वो भी उन पर बहुत है, लेकिन इतना जबरदस्त कोटा रिवर फ्रंट बनाया, कोटा पूरा शहर बदल गया, इतना चौक चौराहों पर लाइटिंग एकदम बिल्कुल। अगर उसके बाद भी हारते, जैसे किसी ने बताया कि 3400 करोड़ की परियोजनाएं कोटा इलाके में शांति धारीवाल की वजह से गई, रिवर फ्रंट के अलावा,
तो अब क्या होता है वो देखने की धारीवाल के लिए सर ये भी कहा गया कि वो कोटा के यूडीएच मंत्री हैं या प्रदेश के, क्योंकि प्रदेश में बाकी जगह आपने देखा, आपके वीडियोज में भी होगा, कूड़े के ढेर हो जाते थे। नहीं, वो सही है, लेकिन वो तो चुनाव तो अभी कोटा से उत्तर से लड़ रहे हैं। इसमें मारवाड़ मेवाड़ आपने पूछा, मेरा गृह क्षेत्र है जोधपुर, तो आदमी ये जो इन्होंने बात करी, जो पाली जालौर और सिरोही ये स्वीप करती है बीजेपी, और जो पोखरण और जैसलमेर है इसमें दबदबा रहता है कांग्रेस का। जोधपुर स्विंग स्टेट है, उनकी 10 सीटों में हमेशा बदलाव रहता है। तो अभी की हालात ऐसे लग रहे हैं कि 10 में से सिर्फ 2 ही ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत या फाइट पे दिखती है, वो है सरदारपुरा और दूसरी ओसिया में फाइट है। बाकी 8 सीटों पे संभावना बनती है भाजपा, अगर आरएलपी अभी भोपालगढ़ वाली उनकी सीट उनके पास है तो भी भाजपा 7 की टैली ले जा सकती है, तो वहाँ नंबर बढ़ेगा। फिर जो आपने हनुमानगढ़ गंगानगर की बात कही, ये बिल्कुल ही विद्रोही किस्म की जगह है हमारे यहाँ। पूरा प्रदेश एक तरफ, हनुमानगढ़ गंगानगर एक तरफ। 99% ऑफ द टाइम हमारे पॉलिटिशियंस लोग इन 2 जिलों को अपनी स्टेट में काउंट नहीं करते, और वहाँ टिकट बांटने में भी कुछ चूक हुई है। जिसने पिछली बार कांग्रेस से लड़ा उसको, जिस व्यक्ति ने इन 2 जिलों को अपना काउंट किया वो है राम रहीम, जो 9वीं बार जिसको जमानत मिल गई और वो बाहर आ गया, क्योंकि उन दोनों जिलों में उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो मतलब उनको प्रभावित करने के लिए वो व्यक्ति जो है वो जेल से बाहर आ गया। तो ये बात सही है, ये दोनों जिलों की राजनीतिक दल एक तरह से उपेक्षा करते रहे। अच्छा, इसी में रैली के कभी नहीं जाता वहाँ कोई। अब एक मिनट मुकेश जी, आपसे एक सवाल। आपकी मौजूदगी भी है इस बार आम आदमी पार्टी का भी फैक्टर। हाँ, अब एक चीज़ और, चूँकि आप भास्कर के एडिटर हैं, राजस्थान का बड़ा अखबार है, जो मुफस्सिल संवाददाता ज़िलों में, कस्बों में, तहसील में जो रिपोर्टर्स हैं वो खबरें भी भेजते होंगे, तो वहाँ गांव में जो वोटर है, जैसे कुछ लोगों से मैं भी मिला, वहाँ क्या बात करते हैं, उनके लिए कोर इशू क्या है, वो किस इशू पर वोट करने वाले हैं? जैसे मुझे लगा बहुत जगह लोकल इशू है, लोकल कैंडिडेट, बुडानिया राठौर, मिर्धा वो लोकल बात करते हैं, बैरवा वर्सेस फला, तो लोकल इशू क्या है? राजस्थान में ये चीज़ तो कभी आप इसको तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते कि लोकल जो मेरा कैंडिडेट है, लोकल जो मेरा मुद्दा है, वो बाकी सारी चीज़ों पे बड़ा हो जाएगा, वो एक चीज़ है ही। पर एक चीज़ जो पिछले दिनों लगातार कही गई और मुझे भी जो ठीक लगता है कि अगर गृहिणी के रसोई में अगर आप एक फूड पैकेट जाता है जिस पर अशोक गहलोत का चित्र लगा है, तो क्या वो मानसिकता को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? मुझे लगता है करेगा। तो ये जो योजनाएं हैं जो दी जा रही हैं, कुछ चीज़ें फेल हो गई, मोबाइल फेल हो गया क्योंकि आपने पूरे बांटे ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लगातार चली और जिनका फ़ायदा लोगों को मिला होगा, तो वो चीज़ें गाँव देहात में शहर से ज़्यादा प्रभावित करेगी। उसके बाद फिर भाजपा ने जो किया कि मोदी की सभाएं इस तरह से करवाई कि जब एक जगह कर रहे हैं तो वहाँ पूरे के पूरे संभाग की या कई जिलों की सीटों को उन्होंने उससे एड्रेस करने की कोशिश की, तो वो गांव देहात में असर करेगा ही करेगा। तो गांव देहात की स्थिति ये तो तय है कि शहर से एकदम अलग होगी, वहाँ पे अशोक गहलोत की योजनाएं भी काम करेंगी और भाजपा ने जो इंजीनियरिंग की होगी वो भी काम करेगी, और मोदी की सभाओं से जो माहौल बनाया होगा उससे भी असर पड़ेगा। अभी बात चल रही थी कोटा की, तो एक छोटा सा पॉइंट मेरा उसमें था, आपने भी वो वीडियो किया था कि जिसमें कोटा में गजब का विकास हुआ है, और अविनाश जी ने कहा कि कोटा को ही राज्य समझ लिया गया। पिछले 5 साल में जो राजस्थान कहीं पिछड़ा है, आपने बहुत सारी स्कीम्स दी, बहुत सारे फ्रीबीज दी, बहुत सारी योजनाएं दी। सोशल सिक्योरिटी जो अशोक गहलोत कहते भी हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच भी है, सोशल सिक्योरिटी एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है, जो सही भी है, वो सब हुआ। लेकिन जो राजस्थान पिछड़ा है किसी चीज़ में, तो वो ये कि राजस्थान को जो नेक्स्ट लेवल पे जो जाना चाहिए था डेवलपमेंट में, विकास का कोई ब्लूप्रिंट बनना चाहिए था, वो नहीं बना। तो हो सकता है कि भाजपा को लाने के लिए एक मध्यम वर्गीय जो आदमी है वो ये सोचे कि शायद अब ये विकास के पथ पे आगे बढ़े, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी दिखती है आपको, एक्सप्रेस वे भी दिखता है और बहुत सारी चीज़ें, वंदे भारत भी दिखता है। तो ये हो सकता है एक फैक्टर और हो जो कहीं ना कहीं इन विज्ञापनों में या इन चीज़ों में नज़र नहीं आ रहा हो। मोदी जी और वर्सेस गहलोत की बात हो रही है, तो डाटा जो इन दोनों की पब्लिक मीटिंग्स का है, मोदी जी ने बीते 8 दिनों में 14 सभाएं की है और 2 रोड शो किए, और लगभग 102 विधानसभा सीटों को उन्होंने अपने इसमें टारगेट किया है, जो आंकड़ा साफ जाहिर करता है। दूसरे नंबर पे वसुंधरा राजे हैं, जिनको हम मान रहे हैं कि वो एक्टिव नहीं रही, लेकिन वसुंधरा राजे 42 विधानसभाओं को कवर कर चुकी हैं, जो इस सियासत में हाशिए पर मानी जा रही हैं, और 50 के आसपास प्रत्याशी हैं जिनको उन्होंने अपनी सभाओं में संबोधित किया है। लेकिन कांग्रेस में अब मैं टॉप 2 फेसेस की बात करूंगा। अशोक गहलोत 15 दिन में 60 सभाएं और 5 रोड शो करते हैं, लेकिन 60 विधानसभाएं कवर कर पाते हैं।
तो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पे खड़गे आते हैं 6 सभाएं और 20 सीटें। तो ये जो तस्वीर है ये जाहिर कर रही है कि आप कितना कैंपेन कर रहे हैं, कितना टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, और फिर उसको किस तरह से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, किसका प्लान ब्रॉडर वे में है, किसने ज़्यादा सोच रखा है, कहाँ पर किसको कहाँ क्या बोला जाना है, कैसे बोला जाना है। आप स्थानीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय राजनीति की भी बात कर रहे हैं। एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, मेरे ख्याल से जिक्र होना चाहिए। मोदी ने हर सभा में बात की पड़ोसी राज्यों से तुलनात्मक पेट्रोल की कीमतों की। जब सिलेंडर की बात होती है, रियायतों की बात होती है, वो आती है बात। यूपीए गवर्नमेंट कितना टैक्स पर रियायत दे रही थी और मैं कितना दे रहा हूँ, उसके काउंटर कहीं देखने को नहीं मिले, जवाब नहीं आए। उस में फर्क है, एमपी और राजस्थान में ही फर्क है। उन्होंने हर सभा में स्टेट में ही फर्क है। वो कीमतों को लेकर आते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर ये है और राजस्थान में ये है, यहाँ पर ये है, राजस्थान में ये है। 5 दफ़ा 5 बीजेपी शासित राज्यों की बात वो कर रहे हैं, लेकिन 5 दफ़ा राजस्थान की पेट्रोल की कीमतों का जिक्र आ रहा है। वो बार बार ये बताते हैं कि मैंने टैक्स में क्या रियायत दी। तो एक तरफ वो भी टारगेट है। एक बात बोलूं कि जितना मैं घूमा, मुझे लगता है इस पे ना कोई बात हो रही है, ना इस पे कोई वोट हो रहा है। अंडर करंट जो मुकेश जी कह रहे हैं ना, अंडर करंट, वो अंदर जहन में जब आप इनकी फील कराने पहुंचाते हैं। पॉडकास्ट में भी बोला था जी कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव और सरकार और ये है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का काम है। जिस व्यक्ति के पैसे से ये सारा नाच नाचा जा रहा है उसे कोई नहीं पूछ रहा। और कई लोगों ने जब मेरे पॉडकास्ट पे भी बात करते थे, कहता यार कभी हमारी भी बात उठा लिया करो। तो मसलन एनी मिडिल क्लास पर्सन, आप ये देखिए किसी नई जॉब की, कोई नई इंडस्ट्री की बात करी हो, या ये कहा गया हो कि हम रोड, मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरी सीट आती है बगरू और मैं आता हूँ जयपुर शहर में। आज टपरी आने के लिए 1 घंटा 35 मिनट का समय लगा, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, कॉलोनीज बट गई हैं, सड़कें नहीं हैं। तो हमें तो वो चीज़ चाहिए ना, वो कोई नहीं बात कर रहा। तो हो सकता है क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पूरा निगलेक्ट कर दिया, मिडिल क्लास की कोई बात नहीं होती, टैक्स पेयर की बात नहीं होती। कई डिप्लोमेट्स ऐसे हो चुके हैं जो बिजनेस ला सकते। वो तो अब 10 साल से राजनीति वही हो रही है सर, बात वो सब ठीक है, पर आप एक आखिर आज छोटी सी बात में आज मोदी क्यों आ गए कि हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे? बिल्कुल रिवर्स में ऑप्शन उनका है, क्यों नहीं दे रहे? रिवर्स का ऑप्शन हो रहा है। शुरू करिए। तो यहाँ आके आप कह रहे हैं यहीं आके चुनाव में करें, 12,000 किसानों को हम देंगे किसान सम्मान निधि, वो केंद्रीय योजना आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? दे दीजिए पूरे देश भर में आप किसान सम्मान निधि 6 से 12। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल बात सही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं कि रूरल वोट बैंक चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, पर कई एक ऐसा तबका है जिसकी ना तो इस चुनाव में बात होती है और ना ये एक भी मुद्दा उसको इफेक्ट करता है। आप एक बात भूल रहे हैं, जितने बार हम सरकारी लोगों की बात करते हैं, ओपीएस की, डॉक्टर या मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ जो तबका है वो इस सरकार के आड़े हाथों बैठा है। क्योंकि आपने तो बोल दिया सब जन कल्याण कल्याण, उनके काम बंद हो गए। पहली बार हुआ होगा देश में कि डॉक्टर इतने दिन तक सड़क पे उतर आए, तो क्या वो तबका आपको वोट दे पाएगा? वो भी एक फैक्टर है। अब मैं कट शॉट देर हो गई, अब चारों लोगों से एक सवाल कि जैसे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो हॉट सीट जिसको कहा जाता है, जहां बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के। हाँ, बीच में एक और चीज़, बल्कि वो भी ज़रूरी, बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नैरेटिव पर बात करते हैं। भाई इसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, बीएसपी ने 180 सीट पर शायद उम्मीदवार खड़े कर दिए, 100 सीट से ज़्यादा हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी है, उधर आदिवासी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और भी छिटपुट कुछ होगा क्या इसमें? और राजस्थान का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं 25-30 साल के चुनाव का, तो निर्दलीय और छोटी पार्टियों की हैसियत बहुत ज़्यादा रही है, मतलब किंग मेकर। जैसे पिछली बारी अगर बीएसपी 6 नहीं होते, निर्दलीय नहीं होते, सरकार नहीं बनती। क्या आपको लगता है कि इस नैरेटिव के बीच ये जो डिसरप्टर हैं छोटी पार्टियाँ, वो बहुत चाबी कुछ उनके पास भी रह सकती है? निश्चित रूप से बेनीवाल सीटें कितनी निकालते हैं वो एक चीज़ है, और वो कितनी जगह बनाते बिगाड़ते हैं चुनाव का समीकरण, वो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और दूसरा बड़ा फैक्टर तो वो बगावतियों का है, जो बीजेपी से छिटक के इधर आए, कांग्रेस से छिटक के इधर आए, वो बहुत बड़ा इशू रहेगा ही रहेगा निश्चित रूप से। हाँ, अब एक और इसी के साथ हॉट सीट, जैसे हॉट सीट की बात आती है कि राजेंद्र राठौर की सीट हो, सरदारपुरा हो, अशोक गहलोत की सीट हो, या सचिन पायलट की सीट हो, या झालरा पाटन हो, या सीपी जोशी की सीट हो, जो कांग्रेस वाले सीपी जोशी। अब इसमें बहुत लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी सीट पर फंस गए हैं। जैसे मैं तारानगर गया था, तारानगर में
में देखा, अब उस समय जो भी वुडानिया वर्सेस राठौर है, लेकिन जो ट्विटर पर देख रहा हूँ कि राठौर साहब वही नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग लग रहा है अपने अपने इलाकों में फंसे हैं। ये स्थिति दिखती है जो खबरें आती है उससे लगता है ये क्यों भैया जैसे क्या होता है बड़े नेताओं के बारे में कहा जाता है उनको तो अपने इलाके में जाने की जरूरत नहीं, 1-2 दिन जाएंगे बाकी जगह घूमेंगे, वो स्थिति ज्यादातर लोगों की। दो नेता जिन्हें अपने इलाके में जाने की जरूरत नहीं थी, दो ही थे, एक अशोक गहलोत, एक वसुंधरा राजे। हाँ। जैसे आपने बताया कि वसुंधरा राजे ने करीब 40 सभाएं की, 40 में से अपने क्षेत्र में सिर्फ नामांकन भरने गई थी और उसके बाद सारी सभाएं अलग अलग इलाकों में की है। जो पूरे राजस्थान में अक्रॉस कोई एक चेहरा दिख रहा है अगर, और जिनकी सभाओं में भीड़ भी थी, जबरदस्त भीड़ थी, वो थी वसुंधरा राजे। अशोक गहलोत तो अब आखिर में जाएंगे, उनका ट्रेंड रहा है, वो सरदारपुरा में हमेशा आखिर में जाके एक रोड शो करते हैं, और इस बार तो शायद वो रोड शो भी नहीं किया, अब तो वो घर घर जाके ही मिल पाएंगे आज तो वो करेंगे। बाकी जितने क्षत्रप हैं, जितने सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, सब अपने अपने इलाके में फंसे हुए हैं और सब अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, और सारी की सारी हॉट सीट बन गई हैं। और कई जगह अप्रत्याशित परिणाम दोनों पार्टियों में आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ज़्यादा ही हॉट हो रहा है। आपको क्या लगता है इस हॉट सीट को लेकर? मैं से मुकेश जी से पूरी तरह सहमत हूँ। दोनों पार्टियों ने जो स्थानीय स्टार प्रचारक चुने थे, आप अशोक जी और वसुंधरा जी को छोड़ के कोई स्टार प्रचारक अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकला, तो ये अपने आप में बताने को पर्याप्त है कि स्थिति सब फंसी। तो इससे ये बताने से इससे ये भी लगता है कि इसका मतलब काली टक्कर जैसी स्थिति है वहाँ। जी, टक्कर जैसी है कई जगह पर, चूंकि सब सिटिंग एमएलएज हैं। एक इंटरेस्टिंग बीजेपी में नजर आता है कि हर किसी ने मान लिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बहुत से लोग अपने क्षेत्र में जो इक्वेशन बिठा के रखते थे वो इस बार नहीं बिठा पाए, और अब उनको वो याद आ रहा है कि वो इक्वेशन जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई उसका एज दूसरी तरफ वाले को मिल रहा है। और यही स्थिति जो है कांग्रेस में, हालांकि कांग्रेस में तो दो ही मुख्य दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस में भी इसी तरह से कास्ट इक्वेशन सारी फंसी हुई है। दो हैं दावेदार अभी, सचिन पायलट दावेदार तो है ही। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और शायद आगे भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने तय किया हुआ है, हुए उन्होंने यही आखिर में बोला। इसका एक आपने ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बताई थी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसी का जवाब है कि सचिन पायलट भी नहीं चाहते कि सीटें जो हैं इस बार एक सर्टेन नंबर से ऊपर जाएं। तो इसलिए वहाँ पर ये दो हैं। बाकी गोविंद डोटासरा की सीट सुरक्षित मानी जा रही थी, वहाँ भी बीजेपी ने उनकी कम्युनिटी से खड़ा करके, तो सिचुएशन सबकी फंस चुकी है, कोई अपनी जगह से नहीं निकल रहा। तो मुझे लगता है कि ये सिग्नल पर्याप्त है कि आप सब फंसे हुए हैं इसमें स्टार प्रचारक यहाँ पर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छोटी सी मैं ही बता देता हूँ कि पिछले 5 चुनाव देख लीजिए, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी के खिलाफ दोनों पार्टियां ऐसा चुन के कैंडिडेट लाती है कि किसी को नाम भी नहीं पता होता, इसीलिए ये दोनों घूम पाते हैं और ये सारा मैकेनिज्म हो पाता है। वरना इनकी भी, मुझे अगर वहाँ पे कोई नया चेहरा आ जाता जोधपुर में तो मुश्किल में फंसते। जैसे पहले रविंद्र भाटी का जिक्र हो रहा अगर होता तो बिल्कुल परिपाटी शायद बदलती, वो नया आदमी है, नया जोश लेके आता। बाकी सर ये जो आप कह रहे हैं कि 95 फंस जाए, ये पिछले कई चुनावों से ऐसी कहानी करने की कोशिश होती है। पिछले चुनाव में भी ये था कि अशोक जी की उम्मीद से 5 ज़्यादा और सचिन की उम्मीद से 5 कम सीटें आई थी, 99 पे फंस गए थे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जनता जब भी चेंज करती है वो एक क्लियर लीड देती है कि ये खिचड़ी ना पके। जो अविनाश जी ने जो एक बात कही ना कि रविंद्र भाटी की बात चली, और ये चुनाव राजस्थान में लोकतंत्र को एक कदम आगे बढ़ा सकता था, नहीं बढ़ा पाया। कैसे? दोनों पार्टियों ने अपने पुराने कुनबे लाके बैठा दिए। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियां कभी सेकंड लाइन तैयार ही नहीं करती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस चुनाव में जो निकल के आया है वो ये कि अशोक गहलोत जी को पूरा का पूरा कुनबा वो लाना पड़ा जिसके लिए वो खुद कह चुके कि ऐसा नारा एक फिजा में कहीं गूंज रहा है, चल रहा है कि भाई गहलोत तुझसे बैर नहीं, एमएलए मिनिस्टर तेरी खैर नहीं। ऐसे ही बीजेपी जो इनोवेशन के लिए जानी जाती है, जो नया नवाचार के लिए जानी जाती है, उसको क्यों ऐसे चेहरे बहुत सारे लाने पड़े? क्यों नहीं? साथ भेज दिया ना, सांसद नवाचार हुआ। हाँ, सांसद जरूर उतारे उन्होंने। बाकी चुनाव में जो लोकतंत्र को नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो कहीं नहीं बढ़ता। मतलब 84 साल के एक जगह कैंडिडेट हैं, कहीं 70 साल के हैं, वो सारे के सारे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बेड रेस्ट पे थे, अस्पताल में थे, और उनको आपने टिकट दिया। वो अपने बच्चे के लिए मांग रहा था, लेकिन उसको नहीं देके उनको दिया। तो ऐसी स्थितियां, तो आप कहीं लोकतंत्र के रूप में आगे नहीं बढ़ पाते। चुनाव में जो कुछ बेहतरी होनी चाहिए वो कहीं नहीं हुई। तो ये बताइए आखिरी आपसे कि अब जो स्थिति है कल वोटिंग और उसके बाद, तमाम तरह के आकलन कयास अपनी जगह है। वोटिंग का एक कोर इशू बीजेपी के लिए और एक कोर इशू कांग्रेस के लिए, वोटर के लिए सबसे बड़ा क्या है? जाति और स्थानीय चेहरा, ये दो हमेशा तय करते हैं। और वोटिंग पैटर्न हमेशा 2 फेज़ में चलता है, बिफोर लंच और पोस्ट लंच। पोस्ट लंच हवा का रुख तय करता है
अविनाश जी मारवाड़ से, आप शेखावाटी से हैं, इस रवायत को जानते हैं कि आप 30 से 40% वोट दीजिए जो आपके ठीक है पैटर्न में फिक्स है, फिर आप हवा का रुख तय कीजिए कि अब हवा किस तरफ बह रही है, और आखिरी दौर के वोट वहाँ दीजिए जो सत्ता के साथ जा रहा हो। राजस्थान की जनता का मैंने भावुक कहा, लेकिन भावुक होने के साथ साथ इस मिजाज को समझती है। तो ये तो तय 2 बजे बाद ही होगा कि अब वोटिंग कहाँ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि अब एक वीडियो का जिक्र करूंगा मैं। कल अमीन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वे रविंद्र भाटी को अपना अजीज बताते हुए जिक्र करते हैं कि वो ये हवा के रुख वाली बातें हैं जो आमतौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में कल की तस्वीर के बाद आपको देखने को मिलेगी। मैं हार रहा हूँ लेकिन मेरा सपोर्ट इसको है, अब मेरे सपोर्टर्स आप इसके साथ लग जाइए। लेकिन ये बहुत कम होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वोटर 2 बजे के पहले कुछ और, जिसने वोटर ने तय किया होगा 2 बजे के बाद वो कुछ और बदलेगा, ऐसा होता है क्या? बहुत कुछ होता है। कैंडिडेट बैठ गया, निर्दलीय ने भीतर से सपोर्ट, मारवाड़ शेखावटी का मिजाज जो मोटा मोटी है ये है, लेकिन अब जो योजनाएं हैं, योजनाओं की बात नहीं होगी। योजनाओं की बात, जिस बैग में अशोक गहलोत की तस्वीर है उसके अंदर की क्वालिटी का जिक्र भी सब लोग जानते हैं। उसकी भी बात होती है कि वो जो आटा आ रहा है या जो तेल आ रहा है उसको कितने लोग काम में ले पा रहे हैं और कितना उसको वापस सर्कुलेट कर पा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को भी देखा है। तो ये जो है बाहर के बैनर के बाहर क्या है, पैकेजिंग के बाहर क्या है और अंदर का प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों तय होने के बाद वोटिंग होगी, ये मेरा मानना है। अभी एक सवाल, एक आखिरी शब्द है इसी में, जिसके वोट बाकुरे कल ज़्यादा चाहेंगे वो रण जीतेगा। मतलब ये कि कार्यकर्ता दौड़ाने की हिम्मत किस में है। 2 बजे बाद की कहानी असल में यही वाली है कि 2 बजे तक ये दोनों पार्टी देखती हैं कि किस बूथ पर किस साइड से ज़्यादा वोटिंग हुई है, हमारे साइड से या दूसरी साइड से। उसके बाद पूरा प्रयास होता है कि 2 बजे के बाद से अपने लोगों को जो है लाइन में लगाना शुरू कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकाल कर आए। और जो इसमें सफल हो गया, जब नाजी करे, जिसने सफलता 2 बजे बाद हासिल की कि हमारे वोटर आ जाएं, उनकी जीत यहाँ पर हो जाती है। मुकेश जी से आखिरी सवाल से पहले, जो मैंने लगभग 15-18 दिन राजस्थान घूमते हुए देखा, ज़्यादातर मैं ग्रामीण इलाकों में गया, शहरी इलाकों में कम। शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक फ़र्क देखा कि शहर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कन्हैया और ये हिंदुत्व, और मोदी जी ने दुनिया भर में भारत का नाम कर दिया जैसे उसके पहले भारत का नाम ही नहीं था, कंगना रनावत टाइप की बात करते हुए शहरों में बहुत सारे लोग मिले। लेकिन गांव में मुझे हैरानी हुई कि गांव में अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र करते हुए, चिरंजीवी का जिक्र करते हुए, सरकार के और किसी स्कीम का जिक्र करते हुए बहुत सारे लोग मिले मुझे। बहुत सारे लोग, मतलब मैं उसको नंबर में नहीं कह सकता कि 100 में 60, 100 में 40, 100 में 30, लेकिन वो मेरी सोच को इस 6-10-12 दिन में उसमें एक बड़ा तबका दिखा जो अगर अशोक गहलोत के पक्ष में है। लेकिन उसके बाद खतरा, जिसका शुरुआत हमने की, चाहे गुजर वोट हो, चाहे जो नाराज़ हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे कोई ऐसे विधायक, कुछ ऐसे विधायक हों जिनसे स्थानीय लोग नाराज़ हों, वो फैक्टर अशोक गहलोत को नुकसान कर सकता है, जो पता चलेगा क्या होगा। लेकिन अशोक गहलोत की योजना ही पूरी मशीनरी से, ये अगर बीजेपी इतने बड़े विज्ञापन देके इतने बड़े बड़े वादे कर रही है लंबे लंबे, जिसमें किसान को 12,000 देने से लेकर और सुरक्षा और नौकरी और रोज़गार और पेपर लीक और बिजली पानी, इन सब से मुकाबला, पूरी मशीनरी से मुकाबला, ये जो नीचे 4 तस्वीरें 5 देख रहे हैं मोदी जी के, इन सब से मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की योजनाएं कर रही हैं। उसमें अगर ऐड होता संगठन, उसमें ऐड होता कार्यकर्ताओं की ताकत, उसमें ऐड होता सचिन और अशोक गहलोत के बीच एक सामंजस्य भाव, साल 2 साल दोनों इस तरह से दिखते कि एकजुटता है, एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती। ये डेंट लगा रहा है, लेकिन उसके बाद उन योजनाओं के दम पे क्या अशोक गहलोत बीजेपी की इस ताकत को, इस प्रचार को, इस मशीनरी को शिकस्त देंगे, ये देखना दिलचस्प। आखिरी आपसे कोर इशू जो इनसे मैंने पूछा, एक कोर इशू जो बीजेपी के पक्ष में निर्णायक हो सकता है, एक कोर इशू जो कांग्रेस के पक्ष में निर्णायक हो सकता है, पक्ष या विपक्ष दोनों। वही चीज़ें घूम फिर के कि योजनाएं और वो ख़ास तौर से गांव देहात में कितना असर डालती है। अभी जो आपने एक चीज़ बोली उसमें एक और याद दिलाता हूँ, विश्वेंद्र सिंह जी की भी एक मार्मिक अपील आज कल थी कि भाई मेरी स्थिति ये है और परिवार में और ऐसा और मुझे वोट दीजिए। तो अब सब इमोशनल होके एकदम से सारी सहानुभूति लेना चाहते हैं। और 5 साल में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया आम आदमी के, और वो भी अब सारी सहानुभूति और सारा समर्पण चाह रहे हैं आम आदमी से। तो अब ऐसे में वोटर क्या सोच के बेचारा वोट करे और क्या करे।
अब हम अक्सर बड़ी बड़ी अपीलें करते हैं, आज 24 घंटे में अपीलें चलेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर और सारे प्रचार माध्यम, सारा मीडिया सब अपील करेगा कि वोट जरूर दीजिए। एक वोट से चीज़ें बदल जाती है, राजस्थान तो इसका उदाहरण है सीपी जोशी जी का, तो सब अपील करेंगे। लेकिन मतदाता सोचता है कि जब दोनों तरफ वही पुराने चेहरे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, किसको वोट दूँ, मेरे पास ऑप्शन कितने, ऑप्शन ही नहीं है। बहरहाल कांग्रेस वही अपनी योजनाओं के बूते पे, भाजपा मुझे लगता है अभी भी मोदी जी की सभाएं और जो पूरा इन्होंने माहौल बनाया, और जो अविनाश जी ने जो बात कही आखिरी वक्त पे, जो पन्ना प्रमुख जो उनके होते हैं, जो पूरी एक लिस्ट लेके उसमें सारे जो वोटर होते हैं उनको कैसे साधना है, करना है, तो ग्राउंड पे अब कौन सी पार्टी कितना काम करती है अगले 24 घंटे में, उस पर सब कुछ निर्भर है। क्लोजिंग आपसे, आप आंकड़े और डेटा बहुत कुछ देख रहे थे कि इसमें निर्णायक क्या होगा, बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष में? अंडर करंट एक तो बेरोजगारों का मुद्दा जो पूरी तरह से स्कीम्स में दब गया है, मुझे लगता है कि इसकी बात किसी ने उस तरीके से की नहीं और युवा चुप हो गया है। ये अगर बोल गया तो ये भारी पड़ जाएगा कांग्रेस को। गुर्जर वोट शिफ्ट होते हैं, ये भी भारी पड़ेगा कांग्रेस को। बीजेपी का जो भारी पड़ सकता है कि अशोक गहलोत की स्कीम्स की टक्कर में वो कुछ भी ऐसा नहीं दे पाए, वो सिर्फ रिएक्शन है। तो अगर गांव के अंदर, जैसा आपको भी दिखा था, गांव के अंदर जो है अशोक गहलोत को ज़्यादा एज है, तो ये अगर बीजेपी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती स्कीम्स वाला, जो हुआ भी नहीं है इतना, तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए, बहरहाल हम लोग सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, पता कुछ नहीं किसी को होता है कि 200 विधानसभाओं में क्या होने वाला है। कहने का आशय ये है, और मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, बहुत सारे लोग अपेक्षा रखते हैं कि आप इतना घूम रहे हैं, बताइए। मैं 2-3 मिसालें अक्सर देता हूँ, फिर क्लोज करते हुए बता दूँ। गुजरात में तो क्लियर बता भी दिया था कुछ। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यूपी गुजरात 2 स्टेट डिफरेंट ये है कि यूपी में आप चुनाव से 6 महीने पहले भी जब मैं घूमना शुरू किया तो किसी इलाके से बात करते हो योगी, मोदी, अखिलेश, यही बात हो रही थी। लोकल इशू नहीं, लोकल कैंडिडेचर नहीं। गुजरात में सीधे मोदी का चेहरा था, मोदी 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 था। यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। जयपुर में हवा महल में मोदी का नाम लेने वाला आपको मिलेगा, लेकिन नागौर में चले जाएं तो मोदी का जिक्र नहीं हुआ, मिर्धा बनाम मिर्धा हो जाएगा। आप अगर तारानगर चले जाएं तो वुडानिया वर्सेस राठौर हो जाएगा। आप किसी और जगह चले जाएं तो बैरवा वर्सेस हरीश हो जाएगा। यहाँ लोकल कैंडिडेट, लोकल इशू, वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ से लोगों की नाराजगी। 4 सवाल के बाद हो सकता है अशोक गहलोत का जिक्र करें, 4 सवाल में जिक्र भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ थोड़ा राजस्थान को समझना मुश्किल है। दूसरी बात, सही आपने कहा, गुजरात में हमने बता दिया था। दूसरी बात कि मैं ये भी कहूँगा कि कई बार मुकेश जी जिस शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में अंदाज़ा नहीं होता है। 67 सीट केजरीवाल जीत जाएंगे, उस रात भी केजरीवाल को नहीं पता था 67 जीते। 62 जब जीते तब भी नहीं पता था। 300 पार 2017 में योगी आदित्यनाथ करेंगे, नहीं पता था। बेचैनी बीजेपी में थी 200 पार करेगा कि नहीं, क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस का जिस तरह से कैंपेन उठा हुआ था, तो वो स्थितियां होती है, कई बार नहीं अंदाजा लगता है। यहाँ मुझे ये ज़रूर दिखा कि 2 महीने पहले तक जो तमाम लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, मतलब बहुत पीछे, हाफ मार्क से नीचे है, अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्लोज फाइट। गुजरात में आपने बता दिया था, फिर ट्रोलिंग बहुत हुई, इसलिए तो नहीं बता रहे आप, इसलिए तो नहीं छुपा रहे आप। नहीं, गुजरात में साफ दिख रहा था कि मोदी के सामने, मोदी मतलब बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं थी कहीं, और वो चुनाव पूरा मोदी के नाम पे था, तो इसलिए वहाँ स्थिति नहीं है। यहाँ अशोक गहलोत और उनका पोस्टर, उनकी योजनाएं जो जिक्र बार बार हम करें। आप अब कुछ और पूछना चाहते हैं? बहरहाल, तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप बता दीजिए, आप तो संपादक हैं, आपका नेटवर्क है, आप 25-27 साल आप से बताने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बताने के लिए जाना नहीं चाहता हूँ। नहीं, मैं कभी चुनाव में क्या होगा इसको यूपी में कभी नहीं कहा, बंगाल में भी बचा, बिहार में बचा। हाँ, गुजरात में मुझे एकदम रिटन ऑन द वॉल दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, और 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि क्या हुआ। देखते हैं, इंतजार करते हैं। कल वोटिंग है, किसी खास इलाके में कोशिश करूंगा। बालकनाथ की सीट एक हॉट सीट है, तिजारा, बहुत लोगों की नज़र है, जिक्र अभी संजोग से नहीं हुआ, मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि बालकनाथ अलवर के चुने हुए सांसद जो काफ़ी मतों से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए थे संसद का चुनाव, इस बार तिजारा में भेजे गए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीएसपी से इन वक्त पर कांग्रेस में आए इमरान खान चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में उन दोनों के बीच आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एक उद्यमी पोसवाल हैं। एससी वोट है, मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, क्योंकि यादव बेल्ट कहा जाता है और बालकनाथ खुद भी यादव है। तो उस इलाके में जाएंगे, वहाँ कुछ होगा, वोटिंग में दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को टपरी से कई राउंड की चाय और उसके बाद कुछ और चाय पियेंगे। ख़त्म करते हैं। नमस्कार।